Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to continue with the crystalline form of the drug and its solubility, dissolution, and absorption. And we have already discussed the polymorphism of the drug and now the amorphous solid or the amorphous form of the drug. In addition to different polymorphic crystalline form, a drug may exist in the amorphous form as well. तो जहाँ ड्रग जो है वो मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वहाँ एमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है. Because the amorphous forms usually dissolve more rapidly than the corresponding crystalline form, the possibility exists that there will be significant difference in the bioavailability exhibited by the same salt of the same drug of the amorphous and crystalline form that show dissolution rate limiting bioavailability. तो यानी यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो ड्रग जो है मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करती हो तो एक जनरल एजम्पशन यही है कि अगर उसकी एमॉर्फस फॉर्म को लिया जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी यानी डिसोल्यूशन रेट हाई होगा और उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी ज़्यादा बेहतर होगी कंपेयर टू इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, ख़ास तौर से उन ड्रग के लिए जहाँ पर डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग स्टेप आ रहा हो फॉर द पर्पज़ ऑफ बायोअवेलेबिलिटी. A classic example of the influence of amorphous versus crystalline form of drug on its gastrointestinal bioavailability is provided by the antibiotic novobiocin. अच्छा, नोवोबायोसिन की एग्जाम्पल को यहाँ पे कोट किया जा रहा है, उसकी एमॉर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म और उसकी बायोअवेलेबिलिटी थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. The more soluble and rapidly dissolving amorphous form of novobiocin was readily absorbed from the oral administration of an aqueous suspension. However, the less soluble and more slowly dissolving crystalline form was not absorbed at any significant extent. तो नोवोबायोसिन की एग्जाम्पल को उन्होंने यहाँ पे देखा और नोवोबायोसिन में इस चीज़ का प्रूफ मिला कि उसकी एमॉर्फस फॉर्म जो थी वो रेडिली डिज़ोल्व हो गई और उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत फास्ट थी और रैपिड थी. उस एज़ कम्पेयर टू द सेम ड्रग नोवोबायोसिन उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म ली गई जो कि लेस सॉल्युबल थी, स्लोली डिज़ोल्विंग थी, जिसकी वजह से वॉज नॉट एब्जॉर्ब्ड वेल यानी उसकी सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन नहीं आई कंपेयर टू एमॉर्फस फॉर्म. सो द क्रिस्टलाइन फॉर्म वॉज दस थेरेप्यूटिकली इनफेक्टिव ऑफ नोवोबायोसिन. क्योंकि उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो रही है इस वजह से क्रिस्टलाइन फॉर्म को कहा गया कि वो थेरेप्यूटिकली इनफेक्टिव है. A further important observation was made in case of aqueous suspension of novobiocin. The amorphous form slowly convert to more thermodynamic and stable crystalline form with an accompanying loss of therapeutic effectiveness. लेकिन एक चीज़ और देखी गई सस्पेंशन में नोवोबायोसिन के कि उसको जब एमॉर्फस फॉर्म प्रिपेयर किया गया तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद स्लोली कन्वर्ट हो जाता है एमॉर्फस फॉर्म से क्रिस्टलाइन फॉर्म में जिसकी थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस कम हो जाती है. Thus, unless adequate precautions are taken to ensure the stability of less stable, more therapeutically effective amorphous form of drug in a dosage form, unacceptable variation in therapeutic effectiveness may occur. लिहाजा दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच मस्ट बी कंसिडर कि ऐसा हो सकता है कि हम उसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाएं, यानी सपोज दैट यही नोवोबायोसिन की और इसका एमॉर्फस फॉर्म सॉलिड लिया और उसको डिज़ोल्व किया, सस्पेंशन बनाया हमने, तो वो बहुत अच्छा इफेक्टिव होगा. लेकिन अगर वो स्लोली कन्वर्ट हो रहा है अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो फिर जो है उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी. लिहाजा हमें इस स्टेबिलिटी को भी इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन देनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से इस तरह के सॉल्ट्स की जो एफिकेसी है उसको मेंटेन रख सकते हैं. यानी अगर वो एमॉर्फस फॉर्म में है तो एमॉर्फस फॉर्म में ही रहे और क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है और सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है और बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस होने की वजह से थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस भी कम हो रही है. Several delivery technologies for poorly soluble drugs rely on stabilizing the drug in its amorphous form to increase its dissolution and bioavailability. कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई इन पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स के लिए और एमॉर्फस फॉर्म को स्टेबलाइज करने के लिए ताकि उसकी जो है वो डिसोल्यूशन और बायोअवेलेबिलिटी को मेंटेन और इंक्रीज रखा जाए. एन एग्जांपल इज़ कैलेट्रा
which is a combination of tablet of the protease inhibitor lopinavir and ritonavir used for the treatment of HIV infection in combination with other antiretroviral drugs. अच्छा, ये एक कॉम्बिनेशन जो है टेक्निक, एक कॉम्बिनेशन ड्रग बनाई गई लोपिनावीर रेटोनावीर की HIV इन्फेक्शन के लिए, जो कि प्रोटीएज इनहिबिटर क्लास से बिलोंग करती है. अच्छा, इसमें क्या किया इन्होंने? दीज ड्रग्स आर स्टेबलाइज इन देयर एमोसस फॉर्म बाय द पॉलीमर कोपोविडोन फॉलोइंग मेल्ट एक्सट्रूजन ऑफ द ड्रग विद द पॉलीमर. इन्होंने क्या किया? कोपोविडोन को ऐड किया गया और उससे ये पॉलीमर ऐड होने से ये हुआ कि इसकी एमॉर्फस फॉर्म स्टेबलाइज हो गई, यानी ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होना या तो स्टॉप हो गई या बहुत ही इतना स्लो प्रोसेस हो गया कि जिसकी वजह से इसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी मेंटेन हो गई. द टैबलेट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बायोअवेलेबिलिटी and variability such that the 2 medium sized tablets are equivalent to 3 capsules of the old formulation, और 3 मीडियम साइज़ की टैबलेट जो थी वो एक पुराने कैप्सूल के बराबर की इक्विवेलेंट एफिकेसी रखती थी, यानी इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एफिकेसी बायोअवेलेबिलिटी. तो इस वजह से जो है वो ये सक्सेसफुल प्रिपरेशन हुई, यानी इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोपोविडोन को ऐड करने से पॉलीमर को ये फ़ायदा हुआ कि एमॉर्फस फॉर्म स्टेबलाइज हो गई. तो इस तरीके से हम स्टेबलाइज भी कर सकते हैं. कोपोविडोन इज़ एन एग्जाम्पल पॉलीमर जिसको यूज़ करके हम एमॉर्फस फॉर्म को स्टेबलाइज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ द सॉल्वेट्स. सॉल्वेट्स क्या होते हैं? Another variation in the crystalline form of drug can occur if the drug is able to associate with solvent molecule to produce the crystalline form known as solvates. ठीक है ना? तो जो सॉल्वेंट को अगर वो अपने अंदर एक्यूमुलेट कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है, तो उससे ये होगा एसोसिएट हो रही है, तो उसको हम कहेंगे कि ये सॉल्वेंट बन गया. इसी तरह से अगर वाटर होगा तो हाइड्रेट कहलाएगा. When water is the solvent, the solvate form is called hydrate, यानी वाटर के साथ होगा. जैसे हम कहते हैं ना मैग्नीशियम सल्फेट .24H2O, ये तो ये मैग्नीशियम सल्फेट का हाइड्रेट है. जनरली greater the solvation of the crystal and lower is the solubility and dissolution rate in the solvent identical to the solvation molecule. अच्छा, जनरली ऑब्जर्व ये किया गया है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्वेट होगा, जितना ज़्यादा सॉल्वेट बनेगा, उससे उसकी सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट रिड्यूस हो जाएगा. एज सॉल्वेटेड एंड नॉन सॉल्वेटेड फॉर्म यूजुअली एग्जिबिट डिफरेंसेस इन डिसोल्यूशन रेट, दे मे ऑल्सो एग्जिबिट डिफरेंसेस इन बायोअवेलेबिलिटी, particularly in case of poorly soluble drugs that exhibit dissolution rate limited bioavailability. अच्छा, यहाँ पर ये देखा गया है कि जैसे हमने अभी बात की कि सॉल्वेट बन जाने से सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, और ख़ास तौर से इसमें ये देखा गया है कि जब सॉल्वेट बन जाता है सॉल्वेंट का, तो उससे ये हो रहा है कि उस ड्रग की ना सिर्फ बायोअवेलेबिलिटी कम हो रही है, और ख़ास तौर से बायोअवेलेबिलिटी उस ड्रग की कम हो रही है जो पुअरली सॉल्युबल है, यानी जिनका डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग स्टेप कंसिडर किया जा सकता है. यानी रेट लिमिटिंग स्टेप डिसोल्यूशन का मतलब ये कि डिसोल्यूशन इज़ द मेन फैक्टर विच इज़ hindering for the solubility of a drug and hence the absorption of the drug. तो इस वजह से बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो रही है. An example is that of antibiotic ampicillin. The faster the dissolving anhydrous form of ampicillin is absorbed to a greater extent from both the hard gelatin capsule and aqueous suspension than is more slowly dissolving dihydrate form. तो एम्पिसिलिन की एग्जाम्पल ली इन्होंने. एम्पिसिलिन सॉल्ट जो कि बिल्कुल एनहाइड्रस है, यानी नो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, एंड एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट फॉर्म. तो इसमें देखा गया कि दोनों की एब्जॉर्प्शन में, चाहे वो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में दिया हो या एक्सप्रेस सस्पेंशन में दिया हो, तो जो एनहाइड्रस फॉर्म थी उसकी एब्जॉर्प्शन ग्रेटर एक्सटेंट थी कंपेयर टू द दैट सब्सटेंस विच इज़ ट्राईहाइड्रेट, यानी हाइड्रेटेड और द सॉल्वेटेड फॉर्म. तो सॉल्वेटेड फॉर्म से उसकी सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रिड्यूस हो रहा है, जिससे उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है. द एनहाइड्रस फॉर्म of the hydrochloride salt of protease inhibitor, an analogous of indavenir, has much faster dissolution rate than the hydrated form in water. सेम केस हैपेंड हुआ किसमें? प्रोटीएज इनहिबिटर इंडेनावीर में भी, कि प्रोटीएज इनहिबिटर एनहाइड्रस फॉर्म में दिया गया,
तो उसकी सॉलिबिलिटी जो थी वो फास्टर थी, यानी फास्टर डिसोल्यूशन था कंपेयर टू इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म इन वाटर। जब उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म यूज़ की गई इंडेनावीर की, तो फिर उससे ये हुआ कि उसकी सॉलिबिलिटी जो थी वो डिसोल्यूशन रेट स्लो डाउन हो गया। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड in a significant greater rate and extent of absorption and more than doubling of the bioavailability of anhydrous form। और ये इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था इंडेनावीर का कि जो एनहाइड्रस फॉर्म की जो बायोअवेलेबिलिटी थी और जो हाइड्रेटेड फॉर्म की बायोअवेलेबिलिटी थी, तो जो एनहाइड्रस की थी वो हाइड्रेटेड के मुकाबले में बायोअवेलेबिलिटी डबल थी, यानी 2 टाइम्स थी। तो दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ कि हाइड्रेटेड फॉर्म अगर सॉल्ट की हम या ड्रग की एक्टिव इंग्रेडिएंट की लेंगे तो उससे जो है ड्रग की सॉलिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और सॉलिबिलिटी रिड्यूस होने की वजह से ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी और उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी भी रिड्यूस हो जाएगी। नाउ सॉल्वेट के बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन सोल्यूशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, कि ड्रग की कंसंट्रेशन सोल्यूशन फॉर्म में कितनी आती है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी में। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मीन्स बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग, दैट इज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन सोल्यूशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड विच इज़ एन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो ड्रग जो है वो सबसे पहले इसको जो है वो डिज़ोल्व होना चाहिए, यानी डिज़ोल्व होने के बाद उसकी कंसंट्रेशन सोल्यूशन में मेंटेन होना चाहिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरह से मेंटेन होगी सोल्यूशन में तो यही दरअसल एब्जॉर्बेबल फॉर्म होगी। कॉम्प्लेक्सेशन, माइसिलर सॉल्युबलाइजेशन, एड्सॉर्प्शन, केमिकल स्टेबिलिटी आर द प्रिंसिपल फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज दैट कैन इन्फ्लुएंस द इफेक्टिव ड्रग कंसंट्रेशन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड। ड्रग की कॉम्प्लेक्सेशन हो जाए, माइसिलर सॉल्युबलाइजेशन का इशू हो जाए, एड्सॉर्ब हो जाए, केमिकल स्टेबिलिटी का इशू हो जाए, ये ऐसे फिजिको केमिकल पैरामीटर हैं जो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे और सॉल्युबिलिटी इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड पर किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन का क्या इफेक्ट है? कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ ए ड्रग में अकर within the dosage form or in the gastrointestinal fluid and can be beneficial or detrimental to the absorption। ड्रग की कॉम्प्लेक्सेशन हो जाए किसी सब्सटेंस के साथ, डोजेज फॉर्म के जो अपने केमिकल हैं उसके साथ, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले, तो ये 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो बेनिफिशियल हो सकती है एब्जॉर्प्शन के लिए, या डेट्रीमेंटल यानी डेंजरस हो सकती है एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी एब्जॉर्प्शन रिड्यूस कर सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। म्यूकिन इज़ प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एंड इट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद some drugs। The antibiotic streptomycin bind to mucin, thereby reducing available concentration of a drug for the absorption। तो म्यूकिन क्या कर रहा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ बाइंड हो रहा है और उससे ये हो रहा है कि इसकी अवेलेबल कंसंट्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो रही है, यानी म्यूकिन कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या हो रहा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो रही है। इट इज़ थॉट दैट दिस मे कंट्रीब्यूट टू इट्स पुअर बायोअवेलेबिलिटी, और यही वजह है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की पुअर बायोअवेलेबिलिटी होती है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन इज दैट बिटवीन ड्रग एंड डाइटरी कंपोनेंट, एज इन द केस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, जैसा कि डाइटरी कंपोनेंट में कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, वो टेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड हो जाते हैं, और उसके बाद जो है लाइक फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है तो वो टेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्सेशन हो जाती है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, चीलेट बन जाता है, और फिर इसकी ड्रग की टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ सम ड्रग्स कैन बी रिड्यूस बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सिपिएंट्स विद इन द डोजेज फॉर्म, यानी यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि डोजेज फॉर्म फैक्टर्स यानी उसके अपने एक्सिपिएंट ऐसे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करा रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइल्यूएंट डाई कैल्शियम फॉस्फेट इन द डोजेज फॉर्म ऑफ टेट्रासाइक्लिन रिड्यूस इट्स बायोअवेलेबिलिटी वाया द फॉर्मेशन ऑफ पुअरली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स,
यानी अगर हमने कैप्सूल बनाया और उसमें डाइल्यूएंट के तौर पर डाई कैल्शियम फॉस्फेट यानी कैल्शियम सॉल्ट ले लिया, तो ये भी यही करेगी कि जो है टेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड कर जाएगी और पुअरली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, जिससे उसकी डिसोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगी, चीलेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, सॉल्युबलाइज नहीं होगी और एब्जॉर्ब नहीं होगी। अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस that reduce the bioavailability are those between amphetamine and sodium carboxymethyl cellulose and between phenobarbital and polyethylene glycol 400। ये भी अलग दूसरी एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की ये देखी गई है। फॉर एग्जाम्पल एम्फेटामाइन और साथ में सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो चीलेट बना लेता है। फिनोबार्बिटॉल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल 4000 ग्रेड का जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है उसके साथ 6 चीलेट बना लेता है और कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। सो कॉम्प्लेक्सेशन बिटवीन दीज ड्रग्स and excipients probably occur quite often in liquid dosage form and may be beneficial to the physical stability of the dosage form। जहाँ ये कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो बिटवीन द एक्सिपिएंट्स जो है वो डेट्रीमेंटल है फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन वहाँ पे ये बेनिफिशियल है फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म के लिए भी। कॉम्प्लेक्सेशन इज सम टाइम यूज टू इंक्रीज द ड्रग सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलरली पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। लेकिन जैसे हमने बात की कि कभी कभी ये कॉम्प्लेक्सेशन जो होती है वो बेनिफिशियल भी होती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये डेट्रीमेंटल हो सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन के लिए, बल्कि सम टाइम इट इज़ गुड फॉर सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन। वन क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट दैट is increasingly employed is cyclodextrin family। अच्छा, अब इसमें बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। साइक्लोडेक्सिन्स आर एंजाइमेटिकली modified starches composed of glucopyranose unit which form a rank of 6, that is alpha cyclodextrin, 7 beta cyclodextrin and 8 gamma साइक्लोडेक्स्ट्रिन। यानी जो इसमें मोनोमर होते हैं ग्लाइकोपायरेनोज के, वो 6 जिसमें होंगे वो अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन कहलाएगा, जिसमें 7 यूनिट्स होंगे इसके ग्लूकोपायरेनोज के वो बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन कहलाएगा, और जिसमें 8 यूनिट्स होंगे ग्लूकोपायरेनोज के वो गैमा साइक्लोडेक्स्ट्रिन कहलाएगा। द आउटर सरफेस ऑफ द रिंग इज हाइड्रोफिलिक एंड द इनर कैविटी इज हाइड्रोफोबिक। सो इससे फ़ायदा ये होगा, lipophilic molecule can fit into the ring to form a soluble inclusion in complexes, and the ring of beta cyclodextrin is the correct size for majority of drug molecule, and normally one drug molecule will associated with one cyclodextrin molecule to form a reversible complexes, although other stereo और स्टेशियो कैमेट्रीज आर पॉसिबल, यानी दूसरी जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्रीज भी पॉसिबल है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने 2-3 बातें की कि इसका जो लिपोफिलिक पार्ट है उससे जो है वो ड्रग अटैच हो जाएगी, ख़ास तौर से लिपोफिलिक ड्रग, और इसका जो दूसरा पार्ट है जो आउटर सरफेस है वो हाइड्रोफिलिक है, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाने की वजह से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसके अलावा ये कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो जो बनता है ड्रग का वो रिवर्सिबल होता है। और सबसे बेस्ट साइज़ जैसे मैंने बताया कि बीटा साइक्लोडेक्सिन इज़ द करेक्ट साइज़ फॉर मेजॉरिटी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, और वो इसके साथ एसोसिएट होते हैं और ये रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एंटी फंगल ड्रग माइकोनाजोल शोज पुअर बायोअवेलेबिलिटी ओइंग टू इट्स पुअर सॉल्युबिलिटी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोडेक्स्ट्रिन the solubility and dissolution rate of miconazole are significantly enhanced by up to 55-fold to 255-fold respectively। मीन्स कि जब ये जो बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन से बाइंड नहीं था, कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ था, तो उस वक्त उसकी जो सॉल्युबिलिटी थी वो 55 टाइम्स थी, लेकिन जब ये बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ अटैच हो गया तो फिर इसकी जो सॉल्युबिलिटी थी वो 255 फोल्ड तक पहुंच गई। दिस एनहेंसमेंट ऑफ द डिसोल्यूशन रेट रिजल्टेड इन ए मोर देन डबलिंग ऑफ द ओरल बायोअवेलेबिलिटी स्टडी इन द रैट्स। और रैट्स में जब इसको चेक किया गया तो ये देखा गया कि इस तरह से बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ अटैच करने से माइकोनाजोल को फ़ायदा ये हुआ
कि इससे जो बायो अवेलेबिलिटी थी वो रैट्स में डबल हो गई. There are numerous examples in the literature of drugs whose solubility and hence bioavailability have been increased by the use of cyclodextrin and their derivative hydroxypropyl beta cyclodextrin and sulfobutyl ether beta cyclodextrins. तो ये भी यूज़ होते हैं. बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के अदर डेरिवेटिव हैं, इनको भी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा सकता है. अच्छा, वो कौन सी ड्रग्स हैं जिसमें इन सब्सटेंसेस को बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन को ऐड किया गया और उनकी सॉल्युबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी बढ़ गई? वो ड्रग्स हैं पायरोक्सिकैम, जो कि एक बेसिकली एंटसेड्स एंड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है. इट्राकोनाजोल विच इज़ एंटी फंगल ड्रग. इंडोमेथासिन विच इज़ बेसिकली नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. पाइलोकार्पिन यूज फॉर ग्लूकोमा. Naproxen, again NSAID. Hydrocortisone is a steroid. Diazepam, benzodiazepine, and digitoxin, which is cardiac glycosides. So a number of products containing cyclodoxin as solubility enhancers are now available. तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे जो इसमें जो है बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन ऐड किया गया है. कमर्शियली ये अवेलेबल है और इससे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है. सॉल्युबिलिटी इन्हेंस होने की वजह से इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी बेहतर हो गई है. नाउ कॉम्प्लेक्सेशन के बाद अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ माइसेलर सॉल्युबलाइजेशन. Micellar solubilization can also increases the solubility of a drug in the gastrointestinal tract, particularly fat soluble drugs के हवाले से ये बहुत ज़्यादा important है. The ability of bile salt to solubilize drugs depend mainly on the lipophilicity of the drug. जैसे मैंने अभी बताया फैट soluble drugs के लिए ये ज़्यादा important है. तो bile salt जो होते हैं वो emulsifying agent के तौर पर काम करते हैं. यही दरअसल माइसिलाइजेशन कराते हैं, माइसिलर सॉल्युबलाइजेशन कराते हैं. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग जो है वो बढ़ जाती है और ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है. तो दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि माइसिलाइजेशन जो है वो बेसिकली सॉल्युबलाइजेशन बढ़ा रहा है. सॉल्युबलाइजेशन बढ़ने की वजह से उन ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रही है. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर और द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द एड्जॉर्प्शन विच इज़ अपोजिट टू एब्जॉर्प्शन. The concurrent administration of a drugs and medicines containing solid adsorbent, for example, antibacterial mixture, may result in adsorbents interfering with the absorption of a drug from the gastrointestinal tract. यानी अगर कोई ऐसा concurrent administration हुई ड्रग के साथ, मेडिसिन के साथ, कि जिसके साथ कोई solid adsorbent भी है, like केओलिन, like चारकोल, जो कि एंटी डायरियल के तौर पर यूज़ होते हैं, तो वो जो है दरअसल एड्जॉर्बेंट के काम करेंगे और वो ड्रग के साथ बाइंड हो जाएंगे, एड्जॉर्ब कर लेंगे ड्रग मॉलिक्यूल को और फिर उसकी एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देंगे. सो द एड्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग ऑन टू सॉलिड एड्जॉर्बेंट सच एज केओलिन और चारकोल, जैसे मैंने अभी बताया केओलिन, चारकोल. इसके अलावा कॉपलजाइड भी एटापलजाइड भी होता है. मे रिड्यूस इट्स रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ओइंग टू डिक्रीज इन इफेक्टिव कंसनट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन सोल्यूशन अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन. उसकी वजह ये होती है कि ये एब्जॉर्ब होके पार्टिकल के साथ अटैच हो जाता है. तो ड्रग का जो पार्टिकल है वो एक्सपोज, उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है फॉर द सॉलिड टू कांटेक्ट विद द जीआई फ्लूइड. तो जब वो जीआई फ्लूइड से कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. जब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो डिसोल्यूशन कम हो जाएगा और जब डिसोल्यूशन कम हो जाएगा तो बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी. ए कॉन्सिक्वेंस of reduced concentration of a free drug in solution at the site of absorption will be in a reduction in the rate of drug absorption. लाज़मी बात है, जब ड्रग जो होगी वो उसकी कंसनट्रेशन, फ्री कंसनट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी तो वो सॉल्युबलाइज नहीं होगी, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे नहीं आएगी तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगी. Whether there is also a reduction in the extent of absorption will depend on whether the drug absorbent interaction is readily reversible. लेकिन अगर ये जो इंटरेक्शन है ये रिवर्सेबल है तो फिर ये होगा कि ड्रग जो होगी दोबारा अवेलेबल हो जाएगी और फिर वो जीआई फ्लूइड में एब्जॉर्ब होके जीआई फ्लूइड में डिज़ोल्व होके और जीआई फ्लूइड के ज़रिए सॉल्युबिलिटी होके, यानी अगर ये इंटरेक्शन रिवर्सेबल है तो रेडियो जो है वो ब्रेक हो जाएगा ये कॉन्टैक्ट और ड्रग जो होगी वो फिर बिल आखिर
सॉल्युबलाइज हो जाएगी और एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसकी बायोअवेलेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर ये रिवर्सिबल नहीं है तो फिर ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। If the absorbed drug is not readily released from the solid adsorbent in order to replace the free drug that has been absorbed from the gastrointestinal tract, then there will be a reduction in extent of absorption from the gastrointestinal tract. वही बात की कि अगर ये रिवर्सिबल नहीं है तो फिर उस सूरत में जो होगा वो फिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी कि ड्रग जो होगी वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी और उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। An example of drug adsorbent interaction that gives a reduced extent of absorption is promazine and charcoal. Promazine और charcoal जो कि promazine जो कि एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। The adsorbent properties of charcoal have been exploited as an antidote to overdose orally administered drugs. लिहाजा चारकोल को हम एज एंटीडोट भी यूज़ करते हैं, ख़ास तौर से ड्रग की पॉइजनिंग के सिलसिले में कि जो है वो अगर ड्रग की पॉइजनिंग हो रही है, जीआई ट्रैक्ट में मौजूद है, तो ड्रग को अगर बाइंड करना है, मज़ीद एब्जॉर्ब होने से बचाना है, तो फिर हम एक्टिवेटेड चारकोल पेशेंट को पिलाते हैं ताकि जो है वो ड्रग जो जीआई ट्रैक्ट में उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाए और फर्दर एब्जॉर्प्शन रुक जाए और ड्रग की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस किया जाए। तो ड्रग पॉइजनिंग में इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। Care also need to be taken when insoluble excipients are included in dosage form to ensure that the drug will not adsorb to them. Talc, which can be included in the tablet as glidant, is claimed to interfere with the absorption of cyanocobalamin by virtue of its ability to absorb this vitamin. अच्छा, टैल्क हम बहुत सारी ड्रग्स में यूज़ करते हैं एज ए ग्लाइडेंट के तौर पर फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, लेकिन मसला ये है कि टैल्क जो है वो भी एड्जॉर्बेंट के तौर पर काम करता है। तो हमें इसको देखना पड़ेगा, टैल्क को अगर हम एज ए एक्सिपिएंट यूज़ कर रहे हैं किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो कहीं जो है ये ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है और उसको रिड्यूस तो नहीं कर रहा है बाय एड्जॉर्बिंग द ड्रग मॉलिक्यूल, जैसा कि साइनाकोबालामाइन के साथ देखा गया है। तो ये दिस इज़ अनदर इशू पर्टिकुलरली रिलेटेड विद द एक्सिपिएंट्स। तो इस तरह से एक्सिपिएंट्स का भी कुछ ना कुछ रोल होता है। तो नेक्स्ट इज द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ ए ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, यानी ड्रग मस्ट बी केमिकली स्टेबल। इफ द ड्रग इज अनस्टेबल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, द अमाउंट ऑफ ए ड्रग दैट इज़ अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन विल बी रिड्यूस। सीधी सी बात है कि अगर ड्रग अनस्टेबल होगी तो वो जीआई फ्लूइड में, तो वो फिर जो ड्रग एक्टिव फॉर्म में होगी वो कम एब्जॉर्ब होगी और बायोअवेलेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। Instability in gastrointestinal fluid is usually caused by एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। आम तौर पे स्टमक में क्या वजह होती है ब्रेक डाउन की, यानी केमिकल इनस्टेबिलिटी की, कि या तो एसिड से ब्रेक डाउन हो रहा है ड्रग का हाइड्रोलिसिस या एंजाइम से। When drug is unstable in gastric fluid, its extent of degradation will be minimized and hence bioavailability increase if it remains in solid state in the gastric fluid एंड डिज़ोल्विंग इन द इंटेस्टिनल फ्लूइड। तो हम इसको तो इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर कोई ड्रग गैस्ट्रिक फ्लूइड में यानी स्टमक में अनस्टेबल है तो फिर हम उसको इस तरह का बनाएं कि वो लाइक एंटेरिक कोटेड बना दें कि वो स्टमक में जो है वो डिसइंटीग्रेट ना हो और वो ब्रेक डाउन ना हो और वो एक्सपोज ना हो स्टमक में एसिड से और एंजाइम से, और वो इंटेस्टाइन तक पहुँच जाए और वहाँ पर फिर वो ब्रेक डाउन हो और वहाँ पर डिज़ोल्व हो। The concept of delaying the dissolution of a drug until it reaches the small intestine has been employed and increases the bioavailability of erythromycin in the gastrointestinal tract। और ऐसा हमने डोजेज फॉर्म डेवलप करके देखा भी एरिथ्रोमाइसिन को, क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन स्टमक में अनस्टेबल थी, तो फिर जब उसको स्टेबल किया गया केमिकली सॉलिड फॉर्म में रखा गया यानी एंटेरिक कोटेड बनाया गया, और जब वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में पहुंची ट्रैक में से जब इंटेस्टाइन में पहुंची तो फिर उससे ये हुआ कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी बेहतर हो गई कंपेयर टू अनस्टेबल फॉर्म जो हमने वैसे ही दे दी थी विदाउट मेकिंग गैस्ट्रो रेजिस्टेंट प्रोडक्ट। द गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कोटिंग of tablet containing a free base erythromycin has been used to protect the drug from the gastric fluid। यानी इसकी कोटिंग इस तरह से की गई कि ये गैस्ट्रिक फ्लूइड में जो थी वो प्रोटेक्टेड रही। द गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कोटिंग resist gastric fluid
but it is disrupted or dissolved at the less acid pH of the small intestine. यानी इसकी कोटिंग ऐसी है कि वो एसिडिक पीएच में तो ये कोटिंग जो है वो स्टेबल रहती है, और अल्कलाइन पीएच जब आने लगता है तो ये कोटिंग रिलीज होने लगती है, और वो अल्कलाइन पीएच स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, जहाँ पे ये ड्रग डिसइंटीग्रेट होके फिर एब्जॉर्ब भी हो जाती है. An alternative method of protecting a susceptible drug from gastric fluid, which is being employed by erythromycin, is the administration of chemical derivative of the parent drug, and these derivatives or prodrugs exhibit limited solubility and hence minimal dissolution in the gastric fluid, but once in the small intestine liberate the parent drug to absorb. And for instance, erythromycin stearate, after passing through the stomach undissolved, dissolve and dissociate into the intestinal fluid, yielding the free base erythromycin which is absorbed. अच्छा, कोटिंग के अलावा दूसरा सोल्यूशन ये है कि इसका ऐसा डेरिवेटिव बना लिया जाए जैसा कि एरिथ्रोमाइसिन का सॉल्ट बनाया गया, यानी इसका जो ईस्टोलेट सॉल्ट या स्टीरेट सॉल्ट बनाया गया, वो जो था वो जीआई फ्लूइड में यानी स्टमक के एसिडिक पीएच में डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, और वो एज इट इज़ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा. जब वहाँ पे उसको अल्कलाइन मीडिया मिला तो वो फिर डिज़ोल्व हुआ, डिसोसिएट हुआ, फ्लूइड में आया, डिसोल्यूशन की वजह से वो एब्जॉर्ब हो गया और उसने अपनी जो एफिकेसी थी वो प्रोड्यूस कर दी. इसी तरीके से द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमिप्राजोल एंड एस्मोपेराजोल, जो कि इसका एक और डेरिवेटिव है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का, आर एसिड लेबाइल, ये दोनों एसिड लेबाइल हैं यानी एसिड सेंसिटिव हैं, एंड आर देयरफॉर फॉर्मुलेटेड इन ए मल्टी यूनिट गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कोटेड पैलेट. लिहाजा इनको गैस्ट्रो रेजिस्टेंट यानी एंटरिक कोटेड पैलेट में कन्वर्ट किया गया, जिससे ये हुआ कि इनस्टेबिलिटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड इज़ वन ऑफ द रीज़न विद मैनी पेप्टाइड लाइक ड्रग्स एंड पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स आर पुअरली एब्जॉर्ब व्हेन डिलीवर्ड वाया द ओरल रूट. तो एक तो ये कि ओमिप्राजोल और एस्मोप्राजोल को स्मॉल पैलेट्स में कन्वर्ट किया गया और इन पे कोटिंग कर दी गई ऐसी कि जो गैस्ट्रिक पीएच पे रेजिस्टेंट थी, तो उस वजह से इस तरह से इनको स्टेबलाइज किया गया. इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन ड्रग्स यानी पेप्टाइड ड्रग को इसी वजह से ओरली नहीं दिया जाता कि वो एसिड और स्टमक के एंजाइम से डिग्रेड हो जाती हैं और स्टेबल नहीं रहती, लिहाजा उनको किसी दूसरे रूट से डिलीवर किया जाता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ the coating factor, chemical stability of the drug. Now the poorly soluble drugs, but that we will discuss in the next lecture. Thank you very much.